नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन है, उसके बारे में हम आज वो बात करेंगे। दोस्तों, आपके इस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम बात करते हैं आज आपके इस लेसन की, जिसका नाम है जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं भविष्य। दोस्तों, जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं भविष्य जो आपका 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की लेसन नंबर 2 है दोस्तों, उसके बाद बारे में हम वो यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ से जो खाद बनाने की विधियाँ हैं, वहाँ से जो है क्वेश्चन है वो यहाँ पे आता है। तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ही आपको बताऊंगा। ज़्यादा बहुत बड़ा पार्ट है ये, वैसे इसमें ज़्यादा हम टाइम ख़राब यहाँ पे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे। दोस्तों, हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है इसकी जो परिभाषा है। दोस्तों, हम परिभाषा के बारे में वो यहाँ पे बात करेंगे। इसकी परिभाषा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ IFOAM के अनुसार जैविक कृषि एक उत्पादक प्रणाली है जो कि मृदा पारिस्थितिकी परितंत्रों और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यह प्रतिकूल प्रभावों वाले पदार्थों के उपयोग की बजाय पारिस्थितिकी क्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलन चक्र पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ तक ही याद करना, बाकी आप आगे याद नहीं करना। यहाँ तक है वो अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है, यहाँ तक याद करना। बाकी यहाँ पे जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है हमारा, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन आगे जो मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये जो आपके आता है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार इसकी जो परिभाषा अलग दी हुई है, ये आप एक बार पढ़ लेना सीधा। उसके बाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOF के अनुसार है वो इसकी जैविक खेती फॉर्म की है वो अलग है, वो जैविक उत्पादन की है वो परिभाषा इसकी अलग दी हुई है। ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद आता है प्रमाणित जैविक कृषि। प्रमाणित जैविक कृषि है वो आपको बता देता हूँ मैं कि प्रमाणित जैविक कृषि है वो क्या है। प्रमाणित जैविक कृषि जैविक खेती को सुचारू रूप से पारदर्शी एवं उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए दुनिया भर के नियम कायदे बनाए हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को प्रमाणिक रूप से जैविक उत्पाद मिल सके। ठीक है, ये आप इतना ही पढ़ लीजिए, याद करने की ये भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ओनली फॉर आपको पढ़ना है एक बार कि प्रमाणिक जैविक कृषि क्या होती है। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको इम्पोर्टेंट का निशान लगाऊंगा, वहाँ से ही आपको याद करने हैं। और इसकी अवधारणा है वो कैसे हुई, ये भी आपको ओनली फॉर स्टडी करनी है, ओनली फॉर पढ़ना है। ये आपको याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं यहाँ से, तो फालतू में आप टाइम ख़राब मत कीजिए। ये यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, दिमाग में आपके रहेगा। वैसे थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी अवधारणा है वो कैसे हुई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक
फार्मिंग शब्द का प्रयोग, ये यहाँ से है दोस्तों क्वेश्चन आता है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द है वो किसने दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और पिछली बार 2023 में है वो यहाँ से एग्ज़ाम में आया था, अर्धवार्षिक में भी आया था दोस्तों, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आप अपनी बुक में भी निशान लगा दीजिए दोस्तों, ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों। बात करते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने 1940 में है वो अपनी पुस्तक लुक टू दी लैंड, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सी बुक में जिक्र किया गया है। तो लुक टू दी लैंड में किया था। मुख्यतः जैविक खेती की शुरुआत है वो, मुख्यतः जैविक कृषि की शुरुआत है वो 1930 के दशक में यूरोप से हुई। 1924 में ऑस्ट्रेलिया के दार्शनिक डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने है वो एक वैकल्पिक कृषि के रूप में बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो बाद में विश्व के कई देशों में व्यावसायिक रूप से अपनाई जाने लगी। यहाँ तक आपको याद है वो करना है, आगे आपको याद नहीं करना है। ये जो निशान लगाया हुआ है यहाँ पे, इतना ही आपको याद करना है, फालतू में ये जो नीचे का टॉपिक है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली फॉर आपको ऊपर वाला ये जो टॉपिक है ये याद करना है यहाँ तक। उसके बाद आता है मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। जो दोस्तों मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, आपको मात्र वही टॉपिक याद करने हैं। वैसे इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो सारा ऐसे ही है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। ना तो अर्धवार्षिक में वो काम आएंगे टॉपिक, और ना ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो आता है कि मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछली बार भी यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं जैविक खादों के उपयोग से फसल को सभी 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो 17 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति एक साथ हो जाती है, जहां अधिकांश रासायनिक उर्वरक केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश पर ही केंद्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आता है जैविक उत्पाद का लाभकारी मूल्य। ये यहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद आगे आता है भारत में जैविक खेती की उपयोगिता, ये आपको ज़रूर याद करना है दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। भारत में जैविक खेती की उपयोगिता, भारत में जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विशेष जोर रहा है, जिसके प्रमुख कारण को नीचे रेखांकित किया गया है। फर्स्ट है दोस्तों हरित क्रांति की सूत्रधारा, फसलों गेहूं धान के उच्च उत्पादन स्तर के लिए अपनाई गई रासायनिक एवं संघन पद्धति के दुष्प्रभाव अब खुलकर सामने आ रहे हैं। यह उत्पादन स्तर भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल व भूमि के बहुत ज़्यादा दोहन की कीमत पर प्राप्त किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। दोस्तों ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों ये आपको छोड़ देना है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, ये आपको छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पिछली बार भी एग्ज़ाम में आया था और जेट 2023 में भी एग्ज़ाम, जेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया था जेट 2023 में, तो आपको याद करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था कि भूख प्यास की चिंता करते हैं धरती माता के धन के सच्चे अधिकारी।
यह कथन किसने कहा, इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ये आपको याद कर लेना है कि महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है, एक लोकोक्ति है कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो दोनों लाइनें दी हुई है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 2023 में भी यहाँ से एग्ज़ाम में आता है और 2024 में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप ज़रूर याद कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद जेट में भी आपको ये काम में आएगा यहाँ से। उसके बाद है, नहीं तो मिट्टी रेत है, अर्थात खेत खाद से ही बनता है, नहीं तो केवल मिट्टी है वो रेत है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। खेत है वो खाद से ही बनता है, नहीं तो केवल मिट्टी है वो रेत ही है। अतः खाद से ही खेत की उत्पत्ति क्षमता को बढ़ती है। खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, खाद कहलाते हैं। ये दोस्तों खाद की परिभाषा है। ये जो है परिभाषा है किसकी है दोस्तों? ये परिभाषा है खाद की परिभाषा है दोस्तों। ये दोस्तों वो है खाद की परिभाषा है दोस्तों। खाद की परिभाषा है यहाँ पे कि खाद क्या होती है। तो खाद होती है दोस्तों, खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, खाद कहलाते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ज़रूर याद कर लेना और अपनी बुक में निशान लगा लेना है आपको। उसके बाद है, ये खाद का अभिप्राय है दोस्तों, ये भी आपको नॉर्मल पढ़ लेना है। जीवांश खाद उस खाद को कहते हैं। ये जीवांश खाद का आ गया दोस्तों, जीवांश खाद, ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट आ जाता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन में आते हैं एग्ज़ाम में कि जो जीवांश खाद है वो क्या होती है। तो जीवांश खाद है दोस्तों, जीवांश खाद उसे कहते हैं जिसमें जीव का अंश हो। ऐसी खाद को प्राकृतिक या जैविक या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। जीवांश खाद में मुख्यतः गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, खली की खाद, हड्डी की खाद, पोल्ट्री खाद, मछली की खाद, रक्त की खाद, मानव विष्ठा आदि खाद आती है। तो ये भी दोस्तों आपके लिए है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको याद कर लेना है। खाद से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 नंबर का या 4 नंबर का। इस जो आपका लेसन है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जीवांश खादों की उपयोगिता क्या है। तो जीवांश खादों की उपयोगिता ये आपको एक बार यहाँ से सारा का सारा है वो अपनी बुक से पढ़ लेना है। पोटाश खाद के बारे में और भी बहुत सारी खादें हैं उनके बारे में, यूरिया होगी जैसे, उसके बारे में यहाँ से पढ़ लेना है। फिर है दोस्तों मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव। खाद का मृदा पर भौतिक दशा है वो किस प्रकार से प्रभाव है वो पढ़ सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट है वो है भूमि की संरचना में सुधार होता है। रेतीली हल्की मिट्टी संघन तथा दानेदार संरचना की हो जाती है। भारी भूमि हल्की भूमि तथा भुरभुरी हो जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। पानी व वायु द्वारा मृदा अपरदन कम हो जाता है जिससे मृदा संरक्षण होता है। फिर है मृदा ताप है वो नियंत्रित रहता है। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों आपके। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 6वां नंबर आता है जो आपका ये है पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। भूमि में जल निकास अच्छा होता है दोस्तों। ये है अपनी उर्वरक के फ़ायदे। फिर है मृदा की रासायनिक अवस्था पर प्रभाव क्या है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी याद कर लेना। पौधों को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए साथ साथ हार्मोन्स व एंटीबायोटिक की भी प्राप्ति होती है जो विशेष लाभकारी होते हैं। क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। मृदा की क्षारीयता तथा लवणीयता में सुधार होता है। मृदा में कार्बनिक की मात्रा बढ़ जाती है। फिर है मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ का प्रभाव कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट है वो ये है दोस्तों जीवांश खाद के उपयोग व
अपघटन से मृदा में स्थित स्थिर तत्व विलयशील होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर है दोस्तों सातवां, यह मृदा की उपय प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। फिर आठवां, ये है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है, उसमें भी यहाँ पे वृद्धि आपको होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है मृदा की जैविक अवस्था पर प्रभाव है वो क्या होता है। मृदा की जैविक अवस्था पर प्रभाव, मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा है जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फिर है जीवांश खाद का वर्गीकरण है वो जीवांश खाद का वर्गीकरण ये है दोस्तों, जीवांश खादों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से है वो आपको एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2024 में, तो यहाँ से आपको याद ज़रूर करना है दोस्तों। बात करते हैं हम जीवांश खाद का वर्गीकरण। जीवांश खादों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है दोस्तों स्थूल वर्गीकरण खादें। स्थूल है वो कार्बनिक खादें हैं वो क्या है, ऐसी जीवांश खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक एवं पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मानव स्टार्च, चिड़ियों की बींट, अपवक, गंदे नालों का खाद, मेले की खाद आदि होती है। फिर है दोस्तों सांद्र कार्बनिक खादें। सांद्र कार्बनिक खादें हैं वो ऐसी खादें, ऐसी जीवांश खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम एवं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जैसे खलियाँ, हड्डियाँ, चूरा, सूखा रक्त, मछली की खाद आदि। यहाँ से भी ये आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है जीवांश खाद्य बनाने की विधि एवं प्रयोग। जीवांश खाद्य विधि है दोस्तों, जो खाद्य बनाने की जितनी भी विधि है जीवांश खाद्य बनाने की, ये विधियां हैं दोस्तों, वो आपको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बड़े के रूप में 4 नंबर का या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आप ये क्वेश्चन है वो जाने मत देना, ये आपको याद करके रट के पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है दोस्तों। बात करते हैं हम कि गोबर की खाद है। गोबर की खाद का उपयोग हमारे देश में प्राचीन काल से ही हो रहा है। गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट आदि के ठोस तथा द्रव मल मूत्र से बना बिछावन, पुआल, भूसा, चारा, पेड़ पौधा, पत्तियां, रेत आदि को गड्ढे से सड़ाकर तैयार किया जाता है। उसके बाद गोबर की खाद के मुख्य घटक है। यहाँ से तो दोस्तों पिछली बार 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो भी 2 नंबर के और 2 नंबर के, यानी कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है वो यहाँ पे पिछली बार एग्ज़ाम में आए थे 2023 में, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ज़रूर याद करना है। अर्धवार्षिक में भी ये क्वेश्चन आएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। गोबर की खाद के मुख्य घटक है। गोबर की खाद में 3 मुख्य घटक अवयव है वो गोबर, मूत्र और बिछावन है। गोबर है वो पशुओं के मल, गोबर के ठोस पदार्थ में घुलनशील व बिना पचे पदार्थ है। इसके अतिरिक्त 0.3 और 0.7% है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और 0.5% 25% है वो फास्फोरस होती है, और 0.3 से 0.5 है वो होती है पोटेशियम होता है, यानी कि पोटाश होती है, तथा कुछ गौण सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मूत्र। मूत्र है दोस्तों, मूत्र का मुख्य अवयव यूरिया होती है, यह 2% होता है। इसके अतिरिक्त मूत्र में अनेक रासायनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में होते हैं। मूत्र में नाइट्रोजन 4 से 1.35% और फास्फोरस 0.05 से 0.10%, पोटेशियम 0.5 से 2.0% पाया जाता है। उसके बाद आती है बिछावन। बिछावन होती है दोस्तों, बिछावन पशुओं के मूत्र को शोषित करने के लिए बिछावन का प्रयोग करते हैं। बिछावन में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी उपलब्ध अवस्था में रहते हैं। बिछावन से खाद के ढेर में वायु का संचार अच्छा होता है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा खाद सड़ने में मदद मिलती है।
उसके बाद आता है गोबर की खाद में पोषक तत्व। गोबर की खाद में पोषक तत्व है, गोबर की खाद में सभी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। बाद में गोबर के खाद में मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा। गोबर की खाद में 0.5% है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और फास्फोरस 0.25% पाई जाती है, और पोटेशियम है दोस्तों वो पाया जाता है आपके 0.5%, यानी कि 0.5% ही नाइट्रोजन और 0.5% ही है वो पोटेशियम पाया जाता है, और 0.25% है वो आपके यहाँ पे फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर है गोबर की खाद तैयार करने की विधि। ये हम विधियाँ हैं दोस्तों वो हम कल के क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये गोबर की खाद बनाने की विधि यहाँ से हम है वो कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।